ये कहानी है साल 2025 की, जहां हर तरफ एक ऐसी चोरों की गैंग का राज था जिसे शैडो गैंग के नाम से जाना जाता था, जिसकी टीम में हर तरह के प्रोफेशनल मौजूद थे, हैकर्स से लेकर किलर्स तक। उन्हें रोक पाना सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए भी नामुमकिन था। ये एक ऐसी चोरी और ऐसी मास्टरमाइंड प्लानिंग थी जिसने मनी हाइस्ट को भी पीछे छोड़ दिया। कहानी की शुरुआत होती है बिल नाम के एक जीनियस हैकर से। वह पुलिस के सबसे एडवांस सीसीटीवी नेटवर्क में इतनी सफाई से घुसता है कि कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों को सिर्फ एक मामूली गड़बड़ी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि शायद सिस्टम में कोई छोटा सा ग्लिच आया होगा, लेकिन अगले ही पल पूरा स्टेशन अलार्म की आवाज से गूंज उठता है। खबर मिलती है कि शहर के सबसे सुरक्षित बैंकों में से एक में करोड़ों डॉलर की डकैती हो चुकी है। पुलिस तुरंत अपना सबसे ताकतवर एआई सर्विलांस सिस्टम स्पाइस एक्टिवेट कर देती है। यह सिस्टम पूरे शहर के कैमरों को कुछ ही सेकंड में स्कैन कर सकता था। जल्द ही एआई चोरों की कार का लोकेशन ट्रेस कर लेता है और कई पुलिस यूनिट्स वहां पहुंच जाती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मौके पर पहुंचने के बाद सड़क पूरी तरह खाली मिलती है, जबकि कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर वही कार अब भी दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी। तभी अधिकारियों को एहसास होता है कि सिर्फ बैंक नहीं बल्कि पूरा पुलिस नेटवर्क हैक हो चुका है। अगले दिन जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। जिस तिजोरी को लूटा गया था वह एक अरबपति बिजनेसमैन की थी। उसने अपने 500 करोड़ डॉलर के क्रिप्टो अकाउंट का आधा पासवर्ड एक नोटबुक में छिपा कर रखा हुआ था। यानी चोरों को सिर्फ पैसा नहीं मिला था बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल दौलतों में से एक तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया था। दूसरी तरफ अपराधियों का गैंग अब अपने अगले मिशन की तैयारी कर चुका था। उनका निशाना था मकाऊ टावर की एक विशाल बिल्डिंग, जहां डिजिटल करेंसी संभालने वाली कंपनी का मुख्य ऑफिस मौजूद था। गैंग अंदर घुसते ही पूरे स्टाफ को बंधक बना लेता है। कुछ कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा जाता है और फिर कंपनी के मेन सर्वर तक पहुंच बनाई जाती है। गैंग का लीडर जॉन था, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे बैठा बिल खेल रहा था। जैसे ही सिस्टम एक्सेस होता है, उन्हें पता चलता है कि इस कंपनी के क्लाइंट्स में देश के सबसे बड़े क्रिप्टो निवेशक शामिल हैं। उनमें से एक के अकाउंट में ही 10 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम मौजूद थी। जॉन समझ जाता है कि इतना बड़ा पैसा अपने साथ उतना ही बड़ा खतरा लेकर आता है, इसलिए वह इस जानकारी को छोड़ देने की सलाह देता है। लेकिन बिल अब लालच के उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से वापसी मुश्किल थी। वह अपने साथी मैक्स को पूरा डेटा कॉपी करने का आदेश दे देता है। कुछ ही मिनटों में पूरा ऑफिस युद्ध का मैदान बन जाता है। पुलिस को हमले की सूचना मिल चुकी थी और अब बिल्डिंग की हर मंजिल को सील किया जा रहा था। उधर गैंग सर्वर से डेटा निकालकर तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि गैंग का लीडर जॉन बाकी साथियों के साथ नहीं था। वह नीचे लॉबी में एक कैफे के अंदर आराम से बैठा कॉफी पी रहा था ताकि किसी को उस पर शक न हो। मगर किस्मत उसके साथ नहीं थी। तभी एक महिला गलती से उसकी तस्वीर खींच लेती है। उस समय किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन यही फोटो आगे चलकर पूरे केस का सबसे बड़ा सबूत बनने वाली थी। उधर लिफ्ट के अंदर पुलिस और अपराधियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। इसी दौरान गैंग कैप्टन सैम को बंधक बना लेती है। अब बाकी अधिकारी गोली नहीं चला सकते थे। अपराधी इसी मौके का फायदा उठाकर सैम को साथ लेकर ऊपर की मंजिलों की तरफ भाग निकलते हैं। लेकिन सैम हार मानने वालों में से नहीं था। जैसे ही उसे मौका मिलता है वह दोबारा हमला कर देता है। कुछ देर तक वह अकेला ही 4 अपराधियों का सामना करता है, मगर संख्या ज्यादा थी। आखिरकार गैंग उसे काबू कर लेती है, हथकड़ी लगा देती है और सीधे बिल्डिंग की छत की तरफ बढ़ जाती है। पुलिस भी उनके पीछे पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। छत पर पहुंचते ही अपराधी ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वे सीधे टावर से छलांग लगा देते हैं। नीचे सैकड़ों फीट गहराई थी, लेकिन उनके पास स्पेशल पैराशूट मौजूद थे। इसी अफरा तफरी के बीच एक महिला नीचे गिरने वाली होती है। सैम अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। यही वजह थी कि अपराधी एक बार फिर उसकी पकड़ से निकल जाते हैं। इस बीच बिल ने बिल्डिंग का पूरा लिफ्ट सिस्टम भी हैक कर दिया था, इसलिए सैम के पास नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूर होकर वह एक जंपर केबल पकड़ता है और अपनी जान जोखिम में डालकर टावर से नीचे उतरने लगता है। किसी तरह वह बच जाता है, लेकिन दूसरी तरफ गैंग पहले ही शहर के दूसरे हिस्से की ओर निकल चुकी थी। कुछ देर बाद अपराधी एक बड़े होटल की छत पर लैंड करते हैं। उन्हें लगता है कि वे बच निकले हैं, लेकिन वहां पहले से पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। गैंग अपने मास्क, हाई टेक गैजेट्स और चालाकी का इस्तेमाल करके पुलिस को भ्रमित कर देती है। कुछ ही मिनटों में वे होटल के अंदर गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ बिल होटल के सारे सिक्योरिटी कैमरों का डेटा मिटा देता है। अब पुलिस के पास न कोई फुटेज बची थी और न ही कोई डिजिटल सुराग। पहली बार उनका एआई सिस्टम पूरी तरह बेबस नजर आ रहा था। मजबूर होकर पुलिस को पुराने तरीके अपनाने पड़े। अधिकारियों ने अपने शरीर पर छोटे कैमरे लगाए और होटल के अंदर आम लोगों की तरह घूमना शुरू कर दिया। बाहर से यह सब सामान्य लग रहा था, लेकिन हर कैमरा लाइव फीड भेज रहा था, जिसे फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लगातार स्कैन कर रहा था। दूसरी तरफ जॉन भी कम चालाक नहीं था।
वह हर कुछ मिनट बाद अपना भेष बदल रहा था। कभी वह टूरिस्ट बन जाता, कभी होटल स्टाफ और कभी सिक्योरिटी गार्ड। उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तभी कैप्टन सैम की नजर एक चेहरे पर पड़ती है। वह मैक्स था। लिफ्ट वाली लड़ाई के दौरान सैम ने उसके कान की बाली देखी थी और वही छोटी सी बात अब उसकी पहचान बन जाती है। सैम तुरंत उसका पीछा शुरू करता है, लेकिन मैक्स भीड़ में इस तरह गायब हो जाता है जैसे वह कभी वहां मौजूद ही नहीं था। इसी दौरान एआई सिस्टम एक ऐसे चेहरे को पकड़ लेता है जो उसके डेटाबेस में मौजूद ही नहीं था। पुलिस तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ती है, लेकिन यह भी जॉन की एक चाल थी। वह जानबूझकर एक अधिकारी से टकरा जाता है। कैमरा कुछ सेकंड के लिए धुंधला हो जाता है और बस उतना समय गैंग को बच निकलने के लिए काफी था। जब तक पुलिस दोबारा स्थिति संभालती, पूरा गैंग होटल से गायब हो चुका था। अगले दिन पुलिस स्टेशन में जिस अरबपति का क्रिप्टो अकाउंट लूटा गया था, वह गुस्से से आग बबूला हो चुका था। दूसरी तरफ पुलिस का सबसे आधुनिक एआई सिस्टम लगातार असफल साबित हो रहा था। तभी वरिष्ठ अधिकारी लारा एक ऐसा नाम लेती है जिसे सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वह कहती है कि अब उन्हें रिटायर्ड लीजेंड ऑफिसर वोंग को वापस बुलाना होगा। सैम इस बात पर हंस पड़ता है। उसे लगता है कि एक बूढ़ा आदमी इस हाईटेक दुनिया में आखिर क्या कर लेगा, लेकिन लारा उसे याद दिलाती है कि मशीनें पहले ही हार चुकी हैं। एआई अपराधियों के पीछे भाग रहा था, जबकि अपराधी उससे कई कदम आगे चल रहे थे। अब उन्हें ऐसे इंसान की जरूरत थी जो कंप्यूटर नहीं बल्कि इंसानी व्यवहार को पढ़ना जानता हो। कुछ समय बाद दो अधिकारी रॉक और हेलन वोंग को ढूंढने निकलते हैं। कभी वह पुलिस का सबसे खतरनाक अंडरकवर एजेंट हुआ करता था। उसकी फाइल बहादुरी और खतरनाक मिशनों की कहानियों से भरी पड़ी थी, लेकिन उसके अतीत पर एक ऐसा दाग भी था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। उसके पार्टनर की मौत, और वह पार्टनर कोई और नहीं बल्कि हेलन का पिता था। जब रॉक और हेलन वोंग को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचते हैं, तब वह किसी खतरनाक मिशन पर नहीं बल्कि आराम से अपने कुत्ते को घुमा रहा होता है। पहली नजर में उसे देखकर कोई भी यकीन नहीं करता कि यही वह आदमी है जिसने कभी अपराधियों की दुनिया में डर का नाम कमाया था। हेलन उसका पीछा करते हुए एक कैफे तक पहुंचती है और स्टूडेंट बनकर उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल वोंग खुद उसकी टेबल पर आकर बैठ जाता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, पूरा दिन मेरा पीछा कर रही हो, कम से कम थोड़ा प्रोफेशनल तो बनो। हेलन हैरान रह जाती है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब पता चलता है कि वोंग बिना किसी को एहसास हुए रॉक का पुलिस बैज भी चुरा चुका था। यानी उम्र भले बढ़ गई थी, लेकिन उसकी नजर और दिमाग आज भी पहले जितने खतरनाक थे। कुछ समय बाद वोंग पुलिस स्टेशन पहुंचता है और केस से जुड़ी सारी फुटेज देखने लगता है, जहां एआई सिस्टम लाखों वीडियो स्कैन करके भी ज्यादा कुछ नहीं निकाल पाया था। वहीं वोंग सिर्फ कुछ मिनटों में कई अहम सुराग ढूंढ लेता है। उसके अनुसार हर अपराधी किसी न किसी पल कैमरे की तरफ जरूर देखता है। वह ये चेक करता है कि कैमरा चालू है या नहीं, और यही छोटी सी आदत अक्सर उसकी पहचान बन जाती है। फुटेज को बार बार देखने के बाद वोंग पूरे गैंग के कई सदस्यों को पहचान लेता है। दूसरी तरफ जॉन अपने ठिकाने पर बिल से बेहद नाराज था। उसकी लालच की वजह से पूरा मिशन लगभग फेल हो चुका था और अब पहली बार उनका चेहरा कैमरों में कैद हो गया था। जॉन उसे बुरी तरह पीटता है और चेतावनी देता है कि अगर वे पकड़े गए तो उसकी वजह सिर्फ बिल होगा। लेकिन बिल अब रुकने वाला नहीं था। उसने एक और भी बड़ा प्लान तैयार कर लिया था। उसे विश्वास था कि अगर यह आखिरी मिशन सफल हो गया तो पूरा गैंग हमेशा के लिए अरबों डॉलर लेकर गायब हो सकता है। जब मैक्स दोनों के बीच झगड़ा रोकने की कोशिश करता है तो जॉन गुस्से में उसे भी धक्का दे देता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि बाकी गैंग को बीच में आकर मामला शांत कराना पड़ता है। उधर पुलिस स्टेशन में वोंग लगातार तस्वीरें और स्क्रीनशॉट्स देख रहा था। तभी उसकी नजर बार बार एक लंबे कोट वाले रहस्यमयी आदमी पर पड़ती है। फिर उसे वह फोटो दिखाई जाती है जो होटल में एक महिला ने गलती से खींची थी। अब वोंग को यकीन हो जाता है कि यह आदमी कोई साधारण अपराधी नहीं है। अचानक उसे एक पुराना नाम याद आता है, शैडो, एक ऐसा पूर्व एजेंट जिसने कभी दुनिया की सबसे खतरनाक असैसिनेशन यूनिट में काम किया था और फिर गायब हो गया था। शैडो का नाम सुनते ही वोंग समझ जाता है कि यह कोई साधारण गैंग नहीं है। वह तुरंत एक नई सर्विलांस यूनिट बनाने का आदेश देता है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि पुलिस अब लगभग पूरी तरह एआई सिस्टम पर निर्भर हो चुकी है। पुराने जमाने वाली अंडरकवर और निगरानी टीम सालों पहले खत्म कर दी गई थी। यानी जिन तरीकों से वोंग ने अपना नाम बनाया था वे अब पुलिस फोर्स में लगभग खो चुके थे। अगले दिन जिम में हेलन ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी कुछ पुलिस अधिकारी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उनका कहना था कि वह पुलिस बनने के लिए बहुत छोटी और कमजोर है। पहले तो हेलन उन्हें नजरअंदाज करती है, लेकिन जब बातें हद पार कर जाती हैं तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। कुछ ही सेकंड में वह सामने वाले अधिकारी को जमीन पर गिरा देती है। पूरा जिम हैरानी से उसे देखता रह जाता है। दूर खड़ा वोंग भी यह सब देख रहा था। बाद में वह हेलन के पास आता है और कहता है, आज तुमने मेरा सम्मान जीत लिया। उसी रात वोंग अकेला छत पर बैठा अपने पुराने साथी को याद कर रहा होता है। वही साथी जो कभी उसका सबसे अच्छा दोस्त था और जो एक मिशन के दौरान मारा गया था। और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि हेलन का पिता था। मन ही मन वह अपने दोस्त से वादा करता है
कि इस बार वह उसकी बेटी को कुछ नहीं होने देगा। अगले दिन नई सर्विलांस टीम की ट्रेनिंग शुरू होती है। वॉन्ग उन्हें सिखाता है कि असली अंडरकवर अधिकारी कैसे सोचता है, कैसे चलता है, कैसे लोगों के बीच घुल मिल जाता है और सबसे जरूरी बात, कैसे बिना ध्यान खींचे हर छोटी से छोटी चीज को नोटिस करता है। उसके अनुसार सबसे बड़ा नियम था, कभी पुलिस वाले की तरह मत दिखो। टीम के सदस्य सड़क पर उतरते हैं। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई कॉफी पी रहा था, तो कोई बस आम राहगीर बनकर घूम रहा था। लेकिन हेलन के लिए वॉन्ग के अलग प्लान थे। वह उसे बाकी टीम से दूर अपने साथ वैन में रखता है। उसके अनुसार हेलन उसका छुपा हुआ तुरुप का पत्ता थी। इसी बीच 12 दिन बीत जाते हैं। दूसरी तरफ बिल अपने आखिरी और सबसे बड़े मिशन की तैयारी में लगा हुआ था। उसने एक ऐसे डिजिटल वॉल्ट का पता लगा लिया था जिसमें अरबों डॉलर की क्रिप्टो करेंसी सुरक्षित रखी गई थी। अगर यह मिशन सफल हो जाता तो पूरा गैंग हमेशा के लिए गायब हो सकता था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वॉन्ग की सर्विलांस टीम अपराधियों के और करीब पहुंचती जा रही थी, लेकिन लगातार कई दिनों तक कुछ खास नहीं हुआ। टीम बस लोगों के बीच घुल मिलकर निगरानी कर रही थी। 15वें दिन हेलन खाना लेने बाहर जाती है। तभी उसकी नजर कुछ नशे में धुत लड़कों पर पड़ती है जो लड़कियों को परेशान कर रहे थे। हेलन तुरंत उनकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वॉन्ग उसे रोक देता है। वह कहता है कि वे इस समय अंडरकवर मिशन पर हैं और उन्हें सामान्य पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन हेलन उसकी बात अनसुनी कर देती है। अगले ही पल वहाँ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। हेलन अकेले कई गुंडों का सामना करती है। शुरुआत में वह सब पर भारी पड़ती है, लेकिन विरोधियों की संख्या ज्यादा थी। धीरे धीरे हालात उसके खिलाफ होने लगते हैं। तभी वॉन्ग भी मौके पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को अपनी ताकत पर घमंड था, वे अब जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। बाद में वैन के अंदर वॉन्ग हेलन को जमकर डांटता है। उसके अनुसार उसने पूरे मिशन को खतरे में डाल दिया था, लेकिन हेलन का जवाब भी साफ था। वह कहती है कि अगर पुलिस होते हुए भी वे लोगों की मदद नहीं कर सकते तो ऐसी निगरानी का क्या फायदा। पहली बार दोनों के बीच गंभीर बहस हो जाती है और तभी वॉन्ग फैसला करता है कि अब समय आ गया है उसे पूरी सच्चाई बताने का। वॉन्ग बताता है कि सालों पहले वह और हेलन के पिता 8 महीने तक अंडरकवर मिशन पर थे। एक दिन उन्होंने कुछ अपराधियों को एक बच्चे का अपहरण करते देखा। नियमों के मुताबिक उन्हें चुप रहना चाहिए था, लेकिन वॉन्ग खुद को रोक नहीं पाया। वह सीधे लड़ाई में कूद पड़ा। अपराधियों ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया और लगभग मार ही डाला था। तभी हेलन के पिता उसे बचाने के लिए सामने आए। उन्होंने वॉन्ग की जान तो बचा ली, लेकिन खुद वापस नहीं लौट सके। ये कहानी सुनते ही हेलन की आंखें भर आती हैं। दूसरी तरफ वॉन्ग की आवाज भी भारी हो जाती है। वह कहता है कि एक पुलिस अधिकारी का सबसे कठिन काम गोली चलाना नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करना होता है, क्योंकि एक गलत फैसला सिर्फ मिशन नहीं, किसी की जिंदगी भी छीन सकता है। लेकिन उसी वक्त किस्मत उन्हें एक बड़ा मौका देने वाली थी। मार्केट में भीड़ के बीच वॉन्ग की नजर अचानक एक ऐसे चेहरे पर पड़ती है जिसे वह कई दिनों से तलाश रहा था। वह जॉन था। मार्केट के बीचों बीच जॉन को देखते ही वॉन्ग की पूरी टीम एक्टिव हो जाती है। वॉन्ग तुरंत सभी को आदेश देता है कि कोई भी सीधे जॉन की तरफ नहीं देखेगा, कोई कैमरा उसकी तरफ नहीं घुमाएगा। सब कुछ ऐसा लगना चाहिए जैसे वे सामान्य लोग हों, क्योंकि जॉन सिर्फ खतरनाक नहीं था बल्कि बेहद सतर्क भी था। जॉन को जैसे ही एहसास होता है कि 2 लोग उसे देख रहे हैं, वे दोनों तुरंत कपल बनने का नाटक करने लगते हैं। वॉन्ग समझ जाता है कि महीनों की मेहनत आखिर रंग लाने लगी है। पूरी टीम बिना शक पैदा किए उसका पीछा करती रहती है। धीरे धीरे वे पता लगा लेते हैं कि जॉन किस बिल्डिंग में दाखिल हुआ है, लेकिन तभी हेलन खुद अंदर जाने का फैसला कर लेती है। यह कदम बेहद जोखिम भरा था। जॉन की नजर उस पर पड़ जाती है और उसे हल्का सा शक होने लगता है। वह धीरे से अपनी जेब में हाथ डालकर चाकू तैयार कर लेता है। उधर वॉन्ग दूर बैठा फुटेज देख रहा था। कुछ ही सेकंड में उसे समझ आ जाता है कि जॉन ने हेलन को नोटिस कर लिया है। वह तुरंत बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है और बिना समय गंवाए हेलन का पिता बनने का नाटक शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, वह बहाने से हेलन के कान में लगा ब्लूटूथ डिवाइस भी निकाल देता है ताकि जॉन को कोई शक न हो। फिर वह आराम से जॉन के पास बैठ जाता है और ऐसे बातचीत करने लगता है जैसे वे पहली बार मिले हों। बातों बातों में वॉन्ग जॉन को एक सेब ऑफर करता है। देखने में यह एक सामान्य सेब था, लेकिन उसके अंदर एक छोटा कैमरा छिपा हुआ था। जैसे ही जॉन सेब लेता है, कैमरा उसके चेहरे की बिल्कुल साफ तस्वीर कैप्चर कर लेता है। पुलिस को उसका अब तक का सबसे क्लियर शॉट मिल चुका था। हालांकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जॉन अब भी सतर्क था और उन पर नजर रखे हुए था। इसलिए वॉन्ग पास के एक फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुस जाता है और वहां रहने वाली महिला को शांत कराता है। इसी दौरान लिफ्ट में पहले से लगाए गए छोटे कैमरे की मदद से टीम को पता चल जाता है कि जॉन किस मंजिल पर उतरा था। रॉक तुरंत उस फ्लोर पर और कैमरे इंस्टॉल करता है। कुछ ही देर में उन्हें सबसे बड़ी जानकारी मिलती है। जॉन का ठिकाना अपार्टमेंट नंबर 82 का पता चलते ही वॉन्ग समय बर्बाद नहीं करता। सड़क के दूसरी तरफ एक फ्लैट किराए पर लिया जाता है जहाँ से जॉन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। टीम घंटों तक दूरबीन और कैमरों के जरिए जॉन को देखती रहती। कभी वह बाहर निकलता, कभी घंटों तक कमरे में बंद रहता। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह कोई बड़ी तैयारी करता हुआ दिखाई नहीं देता था। जॉन
के कचरे की भी जांच शुरू कर दी जाती है। एक दिन टीम को फटे हुए सुडोकू पजल्स का ढेर मिलता है। पहली नजर में वे सिर्फ पुराने कागज लगते हैं, लेकिन वोंग को यकीन था कि उनके पीछे कोई राज छिपा है। समस्या यह थी कि टीम का कोई सदस्य उन पजल्स का मतलब नहीं समझ पा रहा था। दूसरी तरफ जॉन अपने कमरे में आराम से बैठा बबल रैप फोड़ता रहता था। कुछ दिनों बाद वोंग अपनी नई पहचान के साथ जॉन के और करीब पहुंचने की कोशिश करता है। वह पड़ोसी बनने का नाटक करता है। मार्केट में दोनों की मुलाकात होती है और जॉन खुद उसके पास बातचीत करने आ जाता है। अचानक वह मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारे हाथ काफी सख्त हैं, बंदूक चलाते हो क्या? नहीं, बचपन से एक्सरसाइज करता आया हूँ। जॉन संतुष्ट तो नहीं होता, लेकिन फिलहाल बात वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद वोंग उसे डिनर पर आमंत्रित करता है। शाम को वोंग और हेलन पास वाले फ्लैट में तैयारी करते हैं। अंदर आते ही जॉन पूरे कमरे को बेहद ध्यान से देखने लगता है। डिनर के दौरान वह लगातार सवाल पूछता रहता है। वह यह जांचना चाहता था कि वोंग और हेलन की कहानियां आपस में मेल खाती हैं या नहीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि वोंग को हेलन के बचपन की हर छोटी बड़ी बात याद थी। इसलिए दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के हर सवाल का जवाब देते जाते हैं। रात खत्म होने तक जॉन का शक काफी हद तक कम हो चुका था, लेकिन जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट लौटता है, वह बिल को दोनों का पूरा बैकग्राउंड चेक करने का आदेश देता है। दूसरी तरफ पुलिस पहले से तैयार थी। वोंग और हेलन की नकली पहचान, नकली रिकॉर्ड और नकली इतिहास पहले ही सिस्टम में डाल दिए गए थे। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। जॉन धीरे धीरे वोंग और हेलन पर भरोसा करने लगा था। पुलिस को लग रहा था कि अब वे गैंग के सबसे खतरनाक सदस्य तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उसी रात अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही वोंग दरवाजा खोलता है, सामने खड़ा आदमी बिना एक सेकंड गंवाए हमला कर देता है। यह टिम था, बिल का जुड़वां भाई। टिम बेहद खतरनाक और प्रशिक्षित फाइटर था। कमरे के अंदर देखते ही देखते जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वोंग उसकी पहली बंदूक गिराने में सफल हो जाता है, लेकिन तभी पता चलता है कि टिम के पास दूसरी गन भी मौजूद है। गोलियों की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। दूसरी तरफ बिल कहीं दूर बैठा पूरी लड़ाई लाइव देख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि यह हमला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। सब कुछ उसकी पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा था। डिनर के दौरान उसने चुपके से हेलन का फोन हैक कर लिया था। अब उसके पास सिर्फ हेलन का डेटा ही नहीं, बल्कि पुलिस स्टेशन के कई कैमरों और निगरानी सिस्टम का एक्सेस भी था। उधर सड़क के दूसरी तरफ बैठी सर्विलांस टीम को कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दे रहा था। उनके कैमरों में सब कुछ सामान्य चल रहा था। बिल एक बार फिर साबित कर चुका था कि टेक्नोलॉजी उसके हाथों में सबसे खतरनाक हथियार थी, मगर उसकी योजना में एक छोटी सी गलती रह गई। सर्विलांस टीम को शक तब हुआ जब हेलन अचानक उनके सामने दिखाई दे गई, जबकि स्क्रीन पर वह अभी भी कमरे के अंदर मौजूद थी। ये विरोधाभास देखते ही सभी अधिकारी समझ गए कि उनके कैमरे हैक हो चुके हैं। पूरी टीम तुरंत जांच के लिए निकल पड़ती है। उसी समय बिल अपने भाई टिम को सूचना देता है कि पुलिस उसके पास पहुंचने वाली है। ये सुनते ही टिम हमला और तेज कर देता है। वह लगातार गोलियां चलाता है ताकि वोंग को छिपने पर मजबूर किया जा सके। फिर वह अपनी खास केबल्स का इस्तेमाल करके बालकनी से छलांग लगाता है और खिड़की के रास्ते भाग निकलता है। जब तक पुलिस वहां पहुंचती, वह गायब हो चुका था। अगले दिन सर्विलांस टीम दोबारा अपनी ड्यूटी पर लौट आती है। दूसरी तरफ पुलिस जॉन के अपार्टमेंट की गहन तलाशी शुरू करती है। वहां उन्हें बबल रैप से भरी एक पूरी अलमारी मिलती है, लेकिन वोंग तुरंत समझ जाता है कि इसका संबंध उन रहस्यमयी सुडोकू पजल्स से है जो उन्हें कचरे में मिले थे। लेकिन इससे पहले कि वह इस रहस्य को पूरी तरह समझ पाता, अचानक हालात बेकाबू हो जाते हैं। एक भारी ट्रक तेज रफ्तार से आकर पुलिस वैन को जोरदार टक्कर मार देता है। वैन घूमती हुई सीधे पुलिस बिल्डिंग से जा टकराती है। कुछ ही सेकंड में अंदर बैठे लगभग सभी अधिकारी घायल या बेहोश हो जाते हैं। अगले ही पल ट्रक के अंदर से हथियारों से लैस अपराधियों का एक बड़ा समूह बाहर निकलता है। वे सीधे पुलिस स्टेशन पर हमला बोल देते हैं। कई अधिकारी मौके पर ही मारे जाते हैं, जबकि विस्फोटकों की मदद से पुलिस की कई गाड़ियों को उड़ा दिया जाता है। यह हमला इतना बड़ा था कि पहली नजर में लग रहा था जैसे अपराधियों ने पूरी पुलिस फोर्स के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया हो। लेकिन लारा जल्दी समझ जाती है कि यह हमला असली लक्ष्य नहीं है। उसका मानना था कि यह सिर्फ ध्यान भटकाने की चाल है। इसलिए वह सर्विलांस टीम को सख्त आदेश देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेंगे और जॉन पर नजर बनाए रखेंगे। उधर कुछ देर बाद हेलन को होश आता है। वह घायल वोंग को कार से बाहर खींचती है और जमीन पर पड़ी एक गन उठाकर सीधे मुकाबले में कूद पड़ती। कुछ ही मिनटों में वह कई हमलावरों को ढेर कर देती है। जल्द ही वोंग भी होश में आ जाता है और दोनों मिलकर जवाबी हमला शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ लड़ाई के बीच वोंग के दिमाग में अचानक एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ती है। उसे एहसास होता है कि उन सुडोकू पजल्स के ऊपर ब्रेल भाषा में एक गुप्त कोड छिपा हुआ था, जिसे जॉन बबल रैप की मदद से पढ़ता था। यह खोज पूरे केस की दिशा बदल सकती थी। वोंग तुरंत हेलन को इंटेलिजेंस टीम से संपर्क करने के लिए कहता है ताकि उस कोड का मतलब निकाला जा सके। लेकिन उसी समय पुलिस स्टेशन के अंदर लड़ाई और भी भयानक हो जाती है। अपराधियों का दूसरा दल बिल्डिंग के भीतर गहराई तक पहुंच चुका था। उधर सर्विलांस टीम के 2 सदस्य
आखिरकार जॉन को एक पुराने अनाथ आश्रम में ढूंढ निकालते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे पूरी जानकारी पुलिस तक पहुंचा पाते, पूरे पुलिस स्टेशन की बिजली चली जाती है और कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाता है। उसी दौरान कुछ गुंडे अनाथ आश्रम में जॉन पर हमला कर देते हैं। लड़ाई के बीच जॉन को समझ आ जाता है कि बिल ने उसके साथ धोखा किया है और उसे रास्ते से हटाना चाहता है, लेकिन उम्र बढ़ने के बावजूद जॉन अभी भी बेहद खतरनाक था। हाथ में चाकू लेकर वह अकेले कई हमलावरों का सामना करता है और बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्हें खत्म कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में भीषण लड़ाई जारी थी। अपराधियों का मुख्य निशाना वॉन्ग था, क्योंकि उसके सिर पर भारी इनाम रखा गया था, लेकिन वॉन्ग भी एक एक करके कई हमलावरों को ढेर कर देता है। इधर हेलन बिल्डिंग के अंदर छिपकर ब्रेल कोड की जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, तभी एक महिला अपराधी उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। लंबी लड़ाई के बाद हेलन उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है और मुकाबला जीत जाती है। कुछ ही देर बाद पुलिस बैकअप पहुंच जाता है और पुलिस स्टेशन की खूनी लड़ाई खत्म हो जाती है। उधर अनाथ आश्रम में जॉन सभी हमलावरों को खत्म कर चुका था। तभी वहाँ टिम पहुँचता है और खुलासा करता है कि यह पूरा खेल उसी का था। वह समझ चुका था कि जॉन अब उनके लिए खतरा बन चुका है, इसलिए वह उसे खत्म करने आया था। अगले ही पल दोनों के बीच जानलेवा मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों बराबरी के फाइटर थे। लड़ते लड़ते वे एक खिड़की तोड़कर नीचे जा गिरते हैं। तभी टिम को एहसास होता है कि उसके पेट में चाकू घुस चुका है। वह आखिरी बार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसी के हथियार से उसे खत्म कर देता है। इस तरह बिल अपने सबसे भरोसेमंद साथी और भाई को हमेशा के लिए खो देता है। इसी बीच पुलिस अनाथ आश्रम को चारों तरफ से घेर लेती है। दूसरी तरफ अपने भाई की मौत की खबर सुनकर बिल पूरी तरह टूट जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अपनी आखिरी और सबसे बड़ी योजना को अंजाम देना। टिम की मौत के बाद बिल समझ जाता है कि अब खेल उसके हाथों से निकलता जा रहा है, लेकिन जाने से पहले वह अपनी आखिरी चाल चल देता है। दूसरी तरफ लारा वॉन्ग और हेलन को बताती है कि पिछले हमले के बाद करोड़ों डॉलर की क्रिप्टो करेंसी सुरक्षा के लिए पुलिस के डिजिटल वॉल्ट में ट्रांसफर कर दी गई थी। सुनने में यह फैसला सुरक्षित लगता था, लेकिन असली खतरा अब भी सामने आना बाकी था। जब पुलिस वॉल्ट की जांच करती है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तिजोरी पूरी तरह खाली थी। जांच में पता चलता है कि असली चोर पुलिस स्टेशन पर हुए हमले के दौरान बैकअप टीम का भेष बनाकर अंदर घुसे थे, जबकि सभी अधिकारी घायल लोगों को बचाने और लड़ाई में व्यस्त थे। उसी दौरान उन्होंने आराम से पूरी डिजिटल दौलत साफ कर दी। उधर अनाथ आश्रम के मलबे के बीच से जॉन जिंदा बाहर निकल आता है। अपने आसपास तबाही और टिम की लाश देखकर वह कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन तभी पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। हैरानी की बात यह थी कि इस बार जॉन भागने की कोशिश नहीं करता। वह बिना विरोध किए खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और कहता है कि अब वह सब कुछ कबूल करने को तैयार है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एआई सिस्टम दोबारा चालू किया जाता है। कुछ ही देर में चोरी हुई क्रिप्टो लेकर भाग रही वैन की लोकेशन ट्रेस हो जाती है। पूरी पुलिस फोर्स तुरंत उसके पीछे निकल पड़ती है। पीछा करते करते वे एक बड़े होटल तक पहुंचते हैं, जहां अपराधी अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं ताकि पुलिस भ्रमित हो जाए। इसी अफरा तफरी में वॉन्ग होटल के लॉन्ड्री रूम तक पहुंच जाता है और वहां उसकी मुलाकात बिल से होती है। महीनों से चल रही इस लड़ाई में पहली बार दोनों आमने सामने खड़े थे। अगले ही पल उनके बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन बिल अकेला नहीं था। उसके दो साथी भी बीच में कूद पड़ते हैं और अब वॉन्ग को 3 लोगों का सामना करना पड़ रहा था। बाहर हजारों लोगों से भरा एक बड़ा इवेंट चल रहा था। हेलन को शक होता है कि बिल इस भीड़ का फायदा उठाकर कहीं भी छिप सकता है, और सच यही था। उधर पुलिस की वैन में बैठा जॉन अपना फोन वापस हासिल कर लेता है। पुलिस जानती थी कि अगर किसी को बिल तक पहुंचना है तो वह सिर्फ जॉन हो सकता है, इसलिए वे उसे बिल को कॉल करने के लिए कहते हैं। लेकिन एक समस्या थी, गैंग के डिवाइस ट्रेस नहीं किए जा सकते थे, इसलिए अब तकनीक नहीं बल्कि इंसानी नजर ही अपराधी को पकड़ सकती थी। हेलन को हजारों लोगों की भीड़ में उस व्यक्ति को पहचानना था जो फोन पर बात कर रहा होगा। इधर होटल के लॉन्ड्री रूम में वॉन्ग अभी भी बिल के साथियों से लड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से वह एक अपराधी को बेहोश करता है और दूसरे को वॉशिंग मशीन के अंदर बंद कर देता है। दूसरी तरफ बिल को एहसास हो जाता है कि पुलिस उसके लिए जाल बिछा रही है, इसलिए वह तुरंत अपनी जगह बदल देता है। लेकिन उसी समय हेलन को वॉन्ग की एक पुरानी बात याद आती है। अपराधी अनजाने में बार बार कैमरे की तरफ देखते हैं। भीड़ के बीच हेलन की नजर एक आदमी पर टिक जाती है। वह बार बार आसपास लगे कैमरों और लोगों को देख रहा था। उसे शक हो जाता है कि यही बिल है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी टीम को पूरी जानकारी दे पाती, हालात अचानक बदल जाते हैं। जॉन मौका देखकर पुलिस वालों पर हमला कर देता है। वह गैस ग्रेनेड फेंकता है और अफरा तफरी का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलता है। उधर रॉक हेलन
हेलन को ढूंढकर अपना ईयर पीस देता है ताकि वह बाकी टीम के संपर्क में रह सके। लेकिन कुछ देर बाद जब बिल ट्रेन स्टेशन की तरफ भाग रहा होता है, रॉक अकेले उसका पीछा करने लगता है। दुर्भाग्य से रास्ते में उसकी मुलाकात जॉन से हो जाती है। जॉन बिना चेतावनी दिए उस पर हमला करता है और चाकू से वार कर देता है। रॉक वहीं गिर जाता है। इतने लंबे समय तक टीम का हिस्सा रहा यह अधिकारी अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जॉन सीधे बिल के पास पहुंचता है। अब दोनों के बीच कोई भरोसा नहीं बचा था। जॉन को पता चल चुका था कि उसके अपने लोगों ने ही उसके खिलाफ साजिश रची थी। गुस्से में वह बिल पर लगातार वार करता है। मरने से पहले बिल आखिरकार चोरी की गई अरबों डॉलर की क्रिप्टो करेंसी का पासवर्ड जॉन को बता देता है और फिर वहीं दम तोड़ देता है। गैंग का सबसे खतरनाक हैकर अपने ही लालच का शिकार बन चुका था। जब हेलन रॉक तक पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरी तरफ पुलिस बिल के बाकी साथियों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी आजाद था। जॉन के पास अब पासवर्ड भी था और चोरी की गई पूरी डिजिटल दौलत तक पहुंचने का रास्ता भी। दूसरी तरफ पुलिस के पास उसे ढूंढने का कोई पक्का सुराग नहीं था। जॉन एक बार फिर साये की तरह गायब हो चुका था। कुछ समय बाद वोंग और हेलन एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं। जॉन भले ही पासवर्ड जानता हो, लेकिन इतनी बड़ी डिजिटल संपत्ति को कैश में बदलना उसके लिए आसान नहीं था। इसका मतलब साफ था, उसे किसी न किसी बड़े खिलाड़ी से संपर्क करना ही पड़ेगा। पुलिस उसी मौके का इंतजार करने लगती है। आखिरकार खबर मिलती है कि जॉन एक प्रभावशाली बिजनेसमैन से मिलने वाला है, जिसके जरिए वह चोरी की गई क्रिप्टो का सौदा करना चाहता है। हेलन तुरंत उसका पीछा शुरू करती है। मुलाकात एक शांत टी हाउस में होने वाली थी। बाहर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर एक खतरनाक खेल चल रहा था। जॉन हमेशा की तरह सतर्क था। कुछ ही मिनटों में उसे एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और वह कोई और नहीं बल्कि हेलन थी। अब दोनों एक बार फिर आमने सामने थे, लेकिन इस बार वोंग ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। वह पहले से जानता था कि जॉन सीधे जाल में नहीं फंसेगा, इसलिए उसने पूरे इलाके में अपनी टीम तैनात कर दी थी। जैसे ही जॉन बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे चारों तरफ से घेरा जाने लगता है। लेकिन जॉन आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह आखिरी बार भागने की कोशिश करता है और इसी दौरान उसकी टक्कर वोंग से हो जाती है। दोनों के बीच एक अंतिम मुकाबला शुरू होता है। कुछ देर तक दोनों बराबरी से लड़ते हैं, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। जॉन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वोंग उसे काबू कर लेता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। वर्षों तक कानून से बचता रहा शैडो आखिरकार गिर चुका था। फिल्म के अंत में चोरी की गई क्रिप्टो करेंसी बरामद कर ली जाती है। जॉन जेल पहुंच जाता है, जबकि वोंग और हेलन अपने मिशन को पूरा कर चुके होते हैं। हेलन अब सिर्फ एक युवा अधिकारी नहीं रह जाती, बल्कि वह वही सबक सीख चुकी होती है जो उसके पिता और वोंग ने सालों पहले सीखा था, कि अपराधियों को हराने के लिए सिर्फ ताकत या टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी और सही समय पर सही फैसला लेना सबसे बड़ा हथियार होता है। और इसी संदेश के साथ यह कहानी अपने अंत तक पहुंचती।